नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत आज हम लोग जो पेपर हमारा 28 नवंबर 2021 को हुआ था, जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसके हिंदी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। फटाफट प्रश्नों को धुआंधार तरीके से उड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फ्री क्लासेस है हमारी, और एकदम हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम जीरो से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी भरपूर करवाएंगे। इतनी प्रैक्टिस शायद ही किसी चैनल पर हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा। अपनी तरफ से पूरी 100% तैयारी होगी। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो निगमन प्रणाली में पहले क्या किया जाता है? पहले नियम बताए जाते हैं। नियम बताने के बाद क्या होता है भैया, फिर उसका उदाहरण दे करके उसको स्पष्ट कर दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है? नियम आता है। तो ये किस में होता है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है भैया। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षण में होता है? संस्कृत शिक्षण में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे निगमन प्रणाली का क्या है। सबसे पहले नियम बताएं, नियम बताने के बाद उदाहरण दे करके उसको स्पष्ट कर देते हैं कि ये नियम भैया इसलिए ऐसा है। अगले प्रश्न पे चले। आपका तत्सम क्या होगा? तो आपका जो तत्सम है क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा भैया। कहाँ लिखा है? ए में लिखा है। ए आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए आगे चलेंगे। बौना का तत्सम रूप क्या है? तो बौना का ए आंसर सही हो जाएगा, वामन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अग्नि के और कुछ प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अनल, पावक, और कौन कौन से हैं भैया? आग, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। दहन, होलिका दहन करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब धूमकेतु के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चलें। एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के आधार पे हमें प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देना है। इतना बड़ा गद्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे और 1 नंबर के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा ये हो सकता है कि हम प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न को पढ़ने के बाद हम फिर उसी गद्यांश पे आएँ। तो हमें क्या होगा कि जहाँ पे हमारा उत्तर है अपने उस उत्तर को ढूंढ करके निकल जाएं। एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ही करना है। अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। ये स्वाभाविक है, हर जगह होता है, एक को उठना एक को गिरना। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। तो चलिए अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत इजी प्रश्न होना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो आप सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। तो क्या गद्यांश में कहा गया? पहली लाइन में क्या कहा गया है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो कौन दे रहा है भैया? विज्ञान दे रहा है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो ये बहुत सारी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। चलिए मैं आज आपको बता ही देता हूँ इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। और इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं? नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, आप सभी लोगों ने कहानी पढ़ी होगी बहुत अच्छी तरीके से। और कौन सी है भैया? पूस की रात, सभी लोगों ने पढ़ी होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी होगी ये पूस की रात वाली भैया। और कौन सी है भाई? बड़े घर की बेटी, ये पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी, बड़े घर की बेटी। पिक्चर देखी है? किन किन लोगों ने भाई पिक्चर देखी है? जिन लोगों ने देखी है कमेंट करके बताइए।
और लिखता हूँ, इनको आप वीडियो रोक करके इनको क्या करना, नोट कर लेना। पंच परमेश्वर किन किन लोगों ने कहानी पढ़ी हुई है? ये कहानियाँ आप लोग यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, एकदम स्टोरी है, सुनिए, ये आनंद भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा कौन सी कहानी किसकी है और इसमें क्या करैक्टर हैं। कभी कभी क्या होता है, करैक्टर भी पूछ लिए जाते हैं कि पूछ की कहानी में कौन से किसान का नाम क्या था, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। और एक खास तौर पे संस्कृत में बहुत होता है, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बड़े भाई साहब, मानसरोवर, माता का हृदय, प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। प्रेम पच्चीसी ये किसकी है? प्रेमचंद्र जी की ही है। प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन, सप्त सरोज, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं भैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है, क्लासेस में हम एक एक लेखक को उठा करके उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक एक लेखक की सभी रचनाएं जो पूछी जाती हैं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं होती हैं, लेकिन हम वही पूछेंगे जो ट्रेंडिंग होती हैं, हम वही पढ़ेंगे जो ट्रेंडिंग में होती है और पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। एक कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसके आधार पे हमें क्या करना है, अलंकार बताना है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। उससे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, इसमें सब में क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया? भाववाच्य हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा, भाववाच्य। उससे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता। ठीक है भाई, नहीं बैठा जाता तो मत बैठो, भाववाच्य हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है, मैं कौन सा अव्यय है? तो धीरे धीरे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है भैया? धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ रहा है, अच्छी बात है, समझ समझ के पढ़ रहा है भाई। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण बी। अगले प्रश्न पे चलें। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय से गंगा निकलती है में अपादान कारक है। इस वाक्य में हिमालय से गंगा का अलग होना प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए क्या होता है भैया? जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है? अपादान कारक हो जाता है। हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव अपादान पंचमी विभक्ति। अगले प्रश्न पे चलें। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनके आधार पे हमें क्या करना है भैया? फिर से अलंकार बताना है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता बिमल, जल उद्दत युगमीन। मनुमानहु जनु जानहु जिन, जहाँ भी आपको शब्द दिख जाए देखते ही आपको क्या करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। मनुमानहु जनु जानहु, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। क्या है? कौन कौन से शब्द हैं? मानो, मनु, जानो, जनु। एक जहाँ भी दिख जाए देखते ही क्या करना है आपको? उत्प्रेक्षा अलंकार उड़ा देना है आपको सेकेंडों में, उसके आगे सोचना नहीं है भैया आपको। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं भैया? धर्मवीर भारती जी की हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती जी की और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक? अगर पूछ लिया जाएगा तो ये क्या है? ये उपन्यास हैं। क्या है ये? उपन्यास हैं दोनों। इनकी और कुछ रचनाएं भी हैं,
कौन कौन सी हैं, चलिए मैं वो भी बताता हूँ, आप लोगों को लिख देता हूँ। एक तो अंधा युग, अंधा युग, कनुप्रिया, सभी लोग आप लोगों ने देख रखी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको मैंने संस्कृत क्लास में सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के लिए विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। एक ही वीडियो में सारे उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएंगे। वा वकारस्य दंतोष्ठो, हुआ कहाँ से बोला जाएगा भैया? दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। जैसे का वर्ग पूरा है, कहाँ से बोला जाएगा? का, खा, गा, घा, ये कहाँ से बोले जाएंगे? तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। तो ये सारे मैंने विस्तृत एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देखिए। उसको देख करके आज के बाद उच्चारण स्थान आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो इसका अग्नि हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो भैया ये द्रव्य है। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये द्रव्य हो गया भैया। अगले प्रश्न पे चलें, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक होगा? तो ये नाव किस पे टिकी हुई है? आधार पे टिकी है भैया। और जब आधार पे टिकी है तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। एकदम बेसिक तरीके से भैया, एकदम बेसिक से प्रश्नों को उड़ाते हुए हम चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, बस कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और किसी भी वीडियो को देखना है तो पूरा देखते चलना है। जहाँ भी डाउट होता है उसका आप कमेंट करिए, हम उस कमेंट को आपको पूरा रिप्लाई करेंगे, पूरा विस्तृत समझाएंगे। और हो सकेगा अगर कुछ बहुत बड़ा होगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को देखते रहिए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक से बढ़कर दूसरा क्या होगा भैया? शेर को सवा शेर का मतलब क्या है कि जो जैसा था उससे और तगड़ा, मतलब एक कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उससे और अच्छा खेलने वाला कोई आ जाए और अच्छी बॉलिंग करने वाला आ जाए तो लोग कहते हैं कि अब मिला शेर को सवा शेर, अब आएगा मजा। तो क्या होता है? एक से बढ़कर दूसरा। अगले प्रश्न पे चलें। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाने की इच्छा के लिए सही आंसर हो जाएगा सी, बुभुक्षा। पाने की इच्छा के लिए क्या होता है? तो लिप्सा, पाने की इच्छा। जीतने की इच्छा के लिए क्या होगा? जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिगीषा। जीतने की इच्छा के लिए, जीतने की इच्छा। प्रमेय, जो प्रमाणित किया जा सके, इसके लिए क्या है भैया? जो प्रमाणित किया जा सके, उसके लिए क्या होगा? एक शब्द प्रमेय हो जाएगा। अच्छा, जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। क्या कहते हैं भैया? दावा। आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और हमें एक एक नंबर क्या करना है? छोड़ना नहीं है, लड़ जाना है एक एक नंबर के लिए भैया। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन से हैं? ये देखिए आपका बाल विकास का CDP का उठा के हिंदी में फेंक दिया है प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रोवेल महोदय जी हैं भैया। अगले प्रश्न पे चलें। प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवर का अवर हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अंतिम का क्या हो जाएगा? अंतिम का प्रथम हो जाएगा। प्रशस्त का क्या हो जाएगा? आ लगा दीजिए, अप्रशस्त। अगले प्रश्न पे चलें। ये नीचे दिया ही था, प्रशस्त का अप्रशस्त दिया ही था भाई। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2011 से 2021 तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ तक सीटेट के भी 10 वर्ष के पेपर 2015 से 2025 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे।
तो आप लोगों को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही पेपर आप लोग दीजिए, यूपी टेट का भी, सी टेट का भी। अगर पॉसिबल है, पैसा उपलब्ध है, तो जूनियर का भी, दोनों का पेपर आप लोग दीजिए। जूनियर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि जूनियर का बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आते होंगे, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पीआरटी में कठिन पूछा जाता है और जूनियर में थोड़ा सा उसकी अपेक्षा सरल हो जाते हैं प्रश्न। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी पूछा गया था। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों ही पेपर दो, यूपी टेट के भी, सी टेट की भी, और क्लियर कर लो। यूपी टेट आप यूपी के लिए क्लियर करेंगे और सी टेट आसपास के सभी राज्यों के लिए, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, जहाँ भी पूछी जाएगी आपकी भर्ती आएगी, आप सीधे वहाँ पे अपनी एक सरकारी सीट कब्जा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है भैया, अध्ययन जारी रखना है। सबसे पहले, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो आप सब लोग बताइए भैया फटाफट। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा क्या किया जाता है, वाचन को आदर्श बनाया जाता है और छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अगर कोई बच्चा अशुद्ध बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो अध्यापक का क्या फर्ज है कि उसको शुद्ध बोलेगा, अपने वचन को, अपने बात को शुद्ध बोलेगा, शुद्ध शब्द को समझाएगा छात्र को, और वो क्या करेगा, उसको समझेगा और शुद्ध बोलेगा। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न पे चलें। ये फिर से पंक्तियां दी गई हैं और बड़ी शानदार पंक्तियां दी गई हैं। आप लोग देख करके इन पंक्तियों में खो न जाना कहीं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अरे भाई इन्वर्टर लगवा लीजिए, लाइट की व्यवस्था है ही है, आराम से। अंधेरी क्यों है भाई, लाइट में रात कट जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। जो मैंने बेसिक से क्लास करवाई हुई है उसमें ये पंक्तियां मैंने करवा रखी हैं। आप लोग देखिए, 1 महीने पहले का वीडियो होगा मेरा, और उस वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि चैनल छोटा है, हल्का है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटेंट देखिए तगड़ा है, तैयारी के लिए आपके लिए अच्छा है कंटेंट। क्या किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट तो नहीं है? अगर फ्रेश कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप उसको पढ़िए। आप लोग एक बार जा करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना। बेसिक से हिंदी के क्लासेस हमारी हैं जो बिल्कुल जीरो से हैं। हिंदी का विकास कब हुआ था, हिंदी की पहली गद्य रचना कौन सी है, पद्य रचना कौन सी है, चंपू साहित्य क्या होता है, कि चंपू गद्य और पद्य जिसमें दोनों की रचनाएं हुई है उसको चंपू साहित्य कहते हैं। तो आप सभी लोग जाइए और बेसिक से देखिए। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये शायद आप पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो एक दलित लेखक थे। कैसे थे भैया? दलित लेखक थे। एक कैसे लेखक थे? दलित लेखक थे। इन्होंने अपनी जीवन की असहनीय पीड़ा को दर्शाया है। क्या किया है इन्होंने? अपने जो अनुभव थे, अपने जीवन के जो इनके अनुभव थे, ये उनकी क्या है, अगर इसकी पूछ ली जाए कि भैया ये विधा क्या है, क्या है, ये नाटक है, तो ये इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपने जो जीवन पे बीता है वो उन्होंने लिखा हुआ है। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये कौन थे? तो ये एक दलित थे। इन्होंने क्या किया, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने अपने जीवन की असहनीय पीड़ा को इसमें दर्शाया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सब्ज बाग दिखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अच्छी बातें कहकर किसी को बहका देना। लोग कहते हैं ना, हरी भरी बातें कर रहे हो, चुपड़ी मीठी चुपड़ी बातें कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि सब्ज बाग दिखाना, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करना। तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, डी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी ऐसा शायद करते होंगे, अच्छी बातें कह के किसी को बहकाने की कोशिश ना करें भाई, जो हकीकत है वही बयां करें। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? इतना इजी प्रश्न है, आप सभी लोग जान जाएंगे। पहले हो गया अर्थात पूर्वकालिक क्रिया। तो भैया जब पूर्वकालिक है समझ गए तो ये आंसर टिक कर दीजिए। अगले प्रश्न पे चलें। फिर से ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं और इसमें अलंकार पूछा गया है। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अभी मैंने आपको बताया था, जनु जाना हूँ मनु माना हूँ। देखते ही आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा उड़ा देना है भैया। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ रामायण से ली गई हैं भैया।
रामायण में ये किसको कौन किससे क्या कह रहा है? तो राम भगवान क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि जो वर्षा ऋतु है ये भैया समाप्त होने वाली है, कांच जो है वो सब फूल चुकी है और सीता की सुध लेने के लिए सुग्रीव जी शायद बेसुध हो गए हैं, भूल गए हैं। तो इसलिए भगवान राम ये पंक्तियाँ कह रहे हैं, ये रामायण से ली गई पंक्तियाँ हैं और इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार जी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलें और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो कुछ से पता ही नहीं चल रहा है कि उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, अर्थात ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। कुछ और कौन सा? और कोई आ रहा है। जैसे अब नहीं पता है कौन आ रहा है तो एक इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चय। उसने कुछ नहीं खाया है, इसे पता नहीं है, खाया नहीं, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कोई और कुछ दोनों किसमें प्रयुक्त होते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए भाई आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।